गिरीश यार, बोर हो गई हूँ मैं एक जैसी वेडिंग्स देख देख कर। आजकल की वेडिंग इतनी सिमिलर होने लगी है ना कि अगर दुल्हा दुल्हन के फेस पर ज्यादा फोकस ना करो तो कोई बता ही नहीं सकता कि शादी किसकी हो रही है। हर शादी में एक जैसे डेकोरेशन, इवन मेकअप भी ऐसा होने लगा है कि सारी ब्राइड एक जैसी दिखती हैं। हर दूल्हे दुल्हन के आउटफिट्स भी एक जैसे, यहाँ तक कि एंट्री पर बजने वाले सॉन्ग से लेकर दूल्हे के रिएक्शन, सब कुछ एक स्क्रिप्ट फिल्म की तरह लगने लगा है। मुझे ऐसी बोरिंग शादी नहीं करनी है यार। शादी तो ऐसी होनी चाहिए, उसमें अपना एक सिग्नेचर मोमेंट हो जिसे सालों तक लोग याद रखें। हाँ भाई, फलाने की शादी में गए थे। एक दूसरे को कॉपी करने जैसी शादी मुझे कतई पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसी बोरिंग शादी पसंद नहीं है, तभी तो पिछले 6 महीने से एक के बाद एक शादी की डेट्स आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा आइडिया मिल जाए कि हमारी शादी सबसे यूनिक बन जाए। अब छोड़ो भी ये शादी की बात है, अभी फ़िलहाल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, उसी पर फोकस करते हैं। अभी शादी के चक्कर में बर्थडे खराब मत करो यार। ठीक कह रहे हो। वैसे तुम्हारे ना ये रेस्टोरेंट में लंच और डिनर डेट से ये झील में बोटिंग करने वाला आइडिया मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कुछ तो अलग होगा इस साल, वरना हर बार बर्थडे पर हम लोग डिनर करते हैं और फिर अपने अपने घर आ जाते हैं। स्वाति और गिरीश पिछले कई सालों से रिश्ते में थे। वैसे तो स्वाति एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन स्वाति के अंदर एक कमी थी, वो चीज़ों से बोर बहुत जल्दी हो जाती थी। इसलिए स्वाति को खास दिनों पर खुश करना गिरीश के लिए बड़ा मेहनत का काम हो जाता था। आज स्वाति का बर्थडे था और गिरीश जानता था कि होटल में डिनर करने या शॉपिंग करने से स्वाति को कोई खुशी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इतने सालों में गिरीश के साथ शॉपिंग और डिनर कर करके वो बोर हो चुकी है। स्वाति को कुछ अलग तरीके से बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए गिरीश को एक आइडिया आता है। क्यों ना स्वाति के बर्थडे पर मैं उसे काली पहाड़ी की झील ले जाऊं, वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती और नेचुरल एनवायरनमेंट में बोटिंग करने में स्वाति को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आज के दिन। थैंक यू गिरीश, मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। ये बोटिंग का एक्सपीरियंस ना मुझे बहुत पसंद आया। सबसे यूनिक बर्थडे सेलिब्रेशन था ये मेरी लाइफ का। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद स्वाति और गिरीश अपने अपने घर को लौट आए थे। रात में गिरीश झील में खींचे हुए फोटोज देख रहा था कि तभी उसे एक आइडिया सूझता है। स्वाति को ये झील में बर्थडे मनाने वाला आइडिया बहुत पसंद आया। कैसा हो अगर मैं स्वाति के साथ झील पर ही डेस्टिनेशन वेडिंग कर लूँ? यह अपने आप में एक यूनिक आइडिया होगा। महलों में और पैलेस में तो बहुत लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, लेकिन झील में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हम शायद पहले ही होंगे। मैं अभी स्वाति से इस बारे में बात करता हूँ। गिरीश स्वाति को फ़ोन लगाता है। स्वाति, एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। तुम्हें झील में बर्थडे सेलिब्रेशन अच्छा लगा ना? हाँ बोला तो गिरीश, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और कितनी बार थैंक यू बोलूँ तुम्हें? अरे थैंक यू बुलवाने के लिए फ़ोन नहीं किया, बात तो सुनो। देखो, हम कितने दिन से परेशान हैं कि हमें अपनी शादी कुछ स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करनी है। कैसा हो अगर हम लोग झील में ही अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग कर ले तो? क्या बात कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे तुम एक बार हाँ बोलो ना, बाकी सब मैं देख लूँगा। अगर ऐसा हो सकता है ना गिरीश, तो ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट होगा तुम्हारी तरफ से। मुझे बहुत 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 खुशी होगी। स्वाति की तरफ से हाँ सुनने के बाद गिरीश काफ़ी खुश था। अगले दिन सुबह, अरे साहबजादे, इस जन्म में तुम शादी करने वाले हो या अब मैं रिश्तेदारों को कह दूं कि हमारा बेटा तो कंवारा ही रहेगा? क्योंकि मैं तो सबके सवालों के जवाब देते देते थक गई हूँ। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ मम्मी, लेकिन आप ये समझ लो कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया मैंने। आपको पता है ना मेरी शादी क्यों टल रही थी? स्वाति को नॉर्मल वेडिंग करनी नहीं थी, उसको अपनी शादी में कुछ स्पेशल करना था। हाँ बेटा, ऐसी अतरंगी लड़की से शादी करेगा तो तुझे भी अतरंगी ख्याल ही आएंगे। स्वाति को बोल, लहंगा पहन के डोली में बैठकर तू चला जाएगा और बारात लेकर घोड़े पर बैठकर वो आ जाएगी। अब इससे ज्यादा और क्या स्पेशल करना है? हम तो भाई इसमें भी तैयार है, लेकिन तुम एक बार शादी करके निपटो तो सही। वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, आपकी बहू की पसंद की शादी का आइडिया आ गया है मुझे। बस 2-3 दिन में सब फाइनल कर लूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तब तक ये समझ लो कि आपके लिए भी एक सरप्राइज है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी शादी हो रही है या फिर हम यहाँ अली बाबा और 40 चोर का गेम खेल रहे हैं। तू अपना सरप्राइज अपने पास रख ले। जब तुम तोता मैना की गुटरगू पूरी हो जाए ना, उसके बाद मुझे बता देना। गिरीश जानता था कि माँ उसकी बार बार शादी की डेट आगे बढ़ाने के कारण नाराज है, इसलिए वो माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से सीधा अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाता है। शुभम यार, मैंने और स्वाति ने सोचा है कि हम लोग झील में डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। उसके लिए एक बोट हाउस की जरूरत है। अब तू ये बता कि 3 दिन के लिए बोट हाउस का अरेंजमेंट कैसे होगा?
सिंपल यार, किसी ऐसी झील को सिलेक्ट करो जिसमें बोट हाउस की फैसिलिटी हो, बस हम लोग उसी बोट हाउस को बुक कर देंगे। अरेंजमेंट तो हो जाएगा भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया महंगा पड़ेगा तुझे। अरे महंगे सस्ते के चक्कर में पड़ूंगा ना तो इस जन्म में मेरी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी। गिरीश और शुभम मिलकर अब किसी बोट हाउस को सर्च करने लगते हैं। जल्दी उन्हें बोट हाउस मिल जाता है। स्वाति, कल सुबह 10 बजे झील के किनारे मिलना। एक बार तुम बोट हाउस विजिट कर लो, उसके बाद सब कुछ फाइनल करते हैं। स्वाति और गिरीश झील के किनारे पहुंच जाते हैं। एक बात बताओ, इतने सारे गेस्ट होंगे, वो हमारे बोट हाउस तक पहुंचेंगे कैसे? अरे तुम चिंता मत करो, 2 छोटे बोट भी मिलेंगे जो हमारे गेस्ट को अंदर वेन्यू तक पहुंचाएंगे। उसका रेंट भी बोट हाउस में इंक्लूडेड है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। चलो, ये तो अच्छा है। स्वाति को वेडिंग डेस्टिनेशन काफी पसंद आ गया था। स्वाति के ओके करने के बाद गिरीश ने हल्दी, मेहंदी और शादी के फंक्शंस के लिए बोट हाउस को बुक कर दिया। माँ सारी बुकिंग कर दी है। मैंने और स्वाति ने डिसाइड किया है कि हम लोग झील में जाकर शादी करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जा रही है दुनिया। पहले लोग अपने घर के आंगन से फेरे करवा कर अपनी बेटियों को विदा करते थे, फिर ये फार्म हाउस और कम्युनिटी हॉल का फैशन आया, उसके बाद ये राजमहल में जाकर शादी करने लगे और अब लोग झील नदियों में जाकर शादी करेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा ये सब। मम्मी, वैसे तो आप हर समय शादी शादी चिल्लाती रहती थी, और अब जब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ तो आपको इस बात से तकलीफ है कि मैं झील में शादी क्यों कर रहा हूँ? अरे आप आम खाने से मतलब रखो ना, गुठली गिनने से क्या मतलब है? अब हम नदी में शादी करें या झील में, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप खुश रहो कि आपके घर बहू आ रही है। अरे बेटा, खुश है, हम बहुत खुश हैं। हम तो इस बात में भी खुश थे कि हमारा बेटा दुल्हन बनकर लड़की के घर जाकर रहे। हम तो हर कंडीशन के लिए तैयार हो गए थे। अब इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करते हो हमसे? हल्दी के दिन बुआ जी फोन पर गिरीश की माँ से कहती हैं, अरे भाभी, ये कौन सी जगह का एड्रेस दिया है अपने कार्ड में? मैं तो कह रही हूँ बेटे की हल्दी मेहंदी है, ये सब तो अपने घर से ही कर लेती। शादी जहाँ करनी थी होती रहती। अब हल्दी मेहंदी के लिए डेस्टिनेशन पर कौन जाता है भाई? अब दीदी क्या बताए आपको, ये आजकल के बच्चे ना अपने आगे किसी की चलने देते हैं क्या? अब देखिए, बड़ी मुश्किल से शादी के लिए तैयार हुआ ये। हम कुछ बोलते हैं, फिर बिना बात मुंह फुलाकर बैठ जाता। शादी की डेट फिर से 6-8 महीने आगे खिसक जाती। इसलिए हम तो कुछ बीच में बोले ही नहीं। किसी तरह ख़त्म तो हो ये शादी का स्यापा। अब पहुंच गई है ना दीदी, वहीं पहुंची है ना जहाँ का एड्रेस है, हम भी पहुंच रहे हैं। हल्दी के लिए कार्ड में छपा हुआ अजीबोगरीब एड्रेस देखकर बारी बारी से सारे रिश्तेदार गिरीश की मां को फोन करके कंफर्म कर रहे थे कि क्या वाकई हल्दी की रस्म झील पर होने वाली है। और बेचारी गिरीश की मां सबको बार बार रिपीट पर एक ही बात समझा रही थी। कुछ देर बाद सारे रिश्तेदार झील के किनारे पहुंच चुके थे। मौसी जी, वैसे तो ये बोट वाला 500 रुपया पर पर्सन लेता है आने जाने का, लेकिन क्योंकि हमारे घर की शादी है ना, इसलिए आधा पैसा हमने इसको पे कर दिया है। आप लोगों को अपना सिर्फ 50% किराया देना है, यानी कि 250 पर पर्सन। सब लोग इसके 250 मेरे पास जमा करवा दो, ये बारी बारी से सबको बोट हाउस छोड़ देगा। लो भाई, अब तुम माउंट एवरेस्ट पर शादी करोगे तो उस पर चढ़ने का खर्चा हमसे लोगे क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई जीजी। अरे चाची, कोई शादी में बुलाता है तो वेन्यू तक पहुंचने का किराया थोड़ी ना देता है। वेन्यू पर तो आप अपने खर्चे से ही पहुंचोगे ना, और हम तो शराफत से आधा किराया दे रहे हैं आप लोगों का। अब दे दो ना शराफत से, क्यों बिना बात शादी में रायता मचा रही हो? गिरीश की बात सुनकर सारे रिश्तेदार एक एक करके 250 रुपये गिरीश के पास जमा करने लगते हैं, और उसके बाद बोट वाला बारी बारी से सबको लेकर शादी के डेस्टिनेशन पर पहुंचाने लगता है। स्वाति, तुम पूछ रही थी ना, मैंने हल्दी, मेहंदी, शादी तीनों अलग अलग दिन पर क्यों रखा है? उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। तुम्हें पता है, जो बोट हाउस रेंट पर लेने में मैंने ढेर सारे पैसे खर्च किए थे ना, इसका आधा खर्चा तो मैं अपने रिश्तेदारों से ही निकालने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे? देखो, मैंने अपने सारे गेस्ट को बोल दिया है कि ये जो बोट हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाली है, इसका पर पर्सन 250 रुपये देना है, और वो सारे पैसे घर के किसी एक सदस्य के पास जमा करवाना है। तुम भी अपने फैमिली में ऐसे बोल दो ना। तुम सोच कर देखो, 50 लोग मेरी तरफ से, 50 तुम्हारी तरफ से, 100 लोगों का 250 रुपये के हिसाब से कितना हुआ? 25,000 हो गया गिरीश। और 3 दिन तक सब आएंगे तो जोड़ लो, 3 दिन का कितना हुआ? 75,000। ओ मेरे शेर, तुम तो मास्टर माइंड निकले। अरे अभी ठहरो, जरा सब्र रखो। और जो हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं ना, मैंने कार्ड पर पहले ही मेंशन कर दिया था
कि जिसको भी देना है कैश ही देना, गिफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी रिश्तेदार है ना वो शगुन में लिफाफा ही देंगे। 50-60 हज़ार रुपये तो शगुन में भी आने वाले हैं। अब बताओ कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया? अब बताओ मैं समझदार हूं कि नहीं? शादी का आधा खर्च निकाल दिया ना मैंने। अरे गिरीश, मैं तो फैन हो गई तुम्हारी। अरे अरे इतना भी नहीं, अभी और सुनो। इस बोट हाउस को जब तक अगली बुकिंग नहीं मिल जाती ये ऐसे ही यहाँ पर खड़ी रहने वाली है। और इसका ओनर तो अमेरिका में रहता है, उसे क्या पता चलने वाला है कि मैं खुद ये बोट रेंट पर चलाने वाला हूँ। बोट हाउस बंद कर देंगे, झील में बोटिंग करवाने के नाम पर अच्छे पैसे कमा लेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग करने के नाम पर गिरीश को कमाई का एक जबरदस्त आइडिया आ गया था, इसलिए फिलहाल वो अपनी शादी से बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहा था। अरे रुकिए रुकिए आंटी जी, 100 किलो से ऊपर वजन है आपका और मेरी नाव 90 से ऊपर वजन लेकर नहीं चल सकती। आपको उधर ले जाने के लिए ना 2 नाव लगेगी, इसलिए आपका किराया डबल लगेगा। देख ले गिरीश, कैसे ये तेरा नाव वाला मेरी बेइज्जती कर रहा है और तू चुपचाप खड़े होकर देखता रहेगा। मेरा वजन ज्यादा है तो इसका मतलब हम किसी की शादी में नहीं जाएंगे। अरे बुआ जी, उसके कहने का ये मतलब नहीं है। उसकी नाव आपका वजन अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए आपको 2 नाव में बैठकर जाना पड़ेगा। और जितना उसका किराया बनता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना, इसमें चिड़चिड़ाने जैसी क्या बात है? गिरीश की बात सुनकर बुआ जी को और भी तेज गुस्सा आ गया नाव में बैठने के बाद। अरे यार, लगे इन आजकल के चौंचलों में शादी को तमाशा बना कर रख दिया है। बताओ, लड़के को हल्दी लगाने के लिए ये नदी वाले कूद कर जाने पड़ रहे हैं। अरे भैया का ख्याल ना होता तो मैं हरगिज ना जाती इस नौटंकी में शामिल होने। बुआ जी की तरह बाकी के रिश्तेदार भी बारी बारी से नाव में बैठकर बोट हाउस तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब दुल्हा दुल्हन को हल्दी लगना शुरू होती है। धूमधाम से सारे प्रोग्राम निपट जाते हैं और उसके बाद सभी लोग नाव की सहायता से ही लौटकर वापस अपने घरों में आ जाते हैं। हमारी हल्दी में आप सब लोग शामिल हुए, हमें इस बात की बहुत खुशी है। उम्मीद है कल मेहंदी के प्रोग्राम के लिए भी आप सब लोग समय से पहुंच जाएंगे। अगले दिन भी मेहंदी के प्रोग्राम के लिए सब लोग बारी बारी से नाव में बैठकर बोट हाउस तक आते हैं और उसी तरह वापस आ जाते हैं। 3 दिन के फंक्शन खत्म होने के बाद गिरीश और स्वाति अपने घर आ गए थे। मम्मी जी, हमारी शादी ना वाकई मिसाल बन गई सबके लिए। जो भी हमारी शादी में शामिल हुए ना वो जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं कि उन्होंने कभी झील के बीचों बीच भी कोई शादी अटेंड की थी। हाय, मेरी तो आंखों से वो नज़ारे जा ही नहीं रहे। चारों तरफ पानी, ठंडी ठंडी हवाएं और बोट हाउस में होती हुई हमारी शादी की रस्में। सच में स्वर्ग से भी सुंदर एहसास था वो। ऐसा है भाभी, ज्यादा स्वर्ग स्वर्ग मत करो। अभी नई शादी हुई है आपकी, कहीं स्वर्गवासी ना हो जाओ आप। तू पागल है क्या नंदिनी? कुछ भी बकवास किए जा रही है। ऐसी बातें करते क्या अपनी भाभी से? अरे भैया, मैं तो मजाक कर रही थी, आपने सीरियसली ले लिया। रात को कमरे में, गिरीश, शादी की रस्में तो खत्म हो गई, अब वो बोट वाले प्लान के बारे में क्या सोचा है तुमने बात की क्या उन बोट वाले भैया से? तैयार हो गए क्या वो? शादी के फंक्शन खत्म हो गए, अब बात करता हूँ ना कल। अगले दिन गिरीश जाकर बोट चलाने वाले से मिलता है। कैसी बात करते हो बाबूजी, पहले ही आपने झूठ बुलवाकर गलत काम करवाया। हमको तो मालिक बोट चलाने के महीने की तनख्वाह देते हैं। अरे हम शादी में आने वाले गेस्ट से नाव में बैठने का पैसा नहीं लेते। वो तो आपके कहने से हमने आपके रिश्तेदारों से पैसा लिया। और चलो ठीक है, 1-2 दिन के लिए कर दी हमने भी बेईमानी, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं करने वाले हम। अरे हमारी नौकरी की बात है। अरे मैंने तुमसे जो बेईमानी कराई उसका पैसा भी तो दिया ना, मुफ्त में थोड़ी ना कराई। और तुम्हारी नौकरी पर बात नहीं आएगी। तुम्हारा मालिक अमेरिका में रहता है, मेरी उससे बात हुई है। अगले 6 महीने तक वो यहाँ नहीं आने वाला और उसके पास कोई बुकिंग भी नहीं है। इसका मतलब अगले 6 महीने तक शादी ब्याह वाला कोई परिंदा भी इधर पर नहीं मारने वाला। अरे मैं तुम्हारे झील की पब्लिसिटी करूंगा और जो लोग यहाँ घूमने आएंगे ना उनका बोट का चार्ज तुम ले लेना, उसको हम लोग आधा आधा बांट लिया करेंगे। मालिक से तनख्वाह भी लेते रहो और मुझसे कमीशन भी। बताओ, है कि नहीं फायदे का सौदा? बोट चलाने वाला गिरीश की मक्खनदार बातों में फंस गया था और वो झील घुमाने के नाम पर बोटिंग कराने के लिए तैयार हो जाता है। गिरीश बातों ही बातों में शादी अटेंड करने आए अपने फ्रेंड रिश्तेदारों को झील पर घूमने के बारे में बताता है और किसी न किसी को झील पर भेजता ही रहता। 10-12 दिन में ही झील पर काफ़ी लोग बोटिंग के लिए आने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, बेईमानी को पचाना इतना आसान नहीं होता।
बोट हाउस के मालिक को जल्द ही इस सारे घोटाले के बारे में पता चल जाता है और वो गिरीश के ऊपर मुकदमा ठोक देता है कोर्ट में। इनकी शादी में आए हुए मेहमानों को बारी बारी से कटघरे में बुलाया जाए। उनके बयानों को रिकॉर्ड करने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बड़ा अच्छा बच्चा है जी गिरीश। 500 रुपया मांग रहा था नाव वाला, लेकिन हमारी बहन ने संस्कार बहुत अच्छे डाले हैं बच्चों में। 250 रुपये अपनी जेब से भरे इसने सारे मेहमानों के। हमने तो बस 250 रुपये दिए थे नाव वाले को। जो बात सच है सो है। हरीश भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जज साहब, मैंने तो खुद 500 रुपये दिए थे। 500? अभी तो हरीश जी ने कहा 250 रुपये। हाँ जी, मैंने तो खुद बहुत समझाने की कोशिश करी थी कि मुझसे भी 250 ही ले लो, लेकिन वो नाव वाला ना लड़ गया। कहने लगा आपका वजन ज़्यादा है जी, आपके तो 500 लगेंगे। और फिर गिरीश भी कहने लगा तो फिर उसके आगे तो मेरी क्या ही चलनी थी, दे दिए 500। अरे यार, ये क्या कांड हो गया। ये रिश्तेदार कहाँ से पकड़ लाए ये लोग। इन्होंने तो सारा गुड़ गोबर करके रख दिया। अब रिश्तेदारों के आगे इज्जत भी जाएगी और ये केस भी हाथ से जाएगा 16। सारे रिश्तेदारों ने सच बोलने के चक्कर में गिरीश की मटिया पलित करके रखती थी। गिरीश के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे, इसलिए कोर्ट उसे बिना लाइसेंस के किसी और के प्राइवेट प्लेस पर अवैध वसूली करने के जुर्म में 10 लाख का जुर्माना लगाती है। मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं जुर्माना भरने के लिए। लगता है अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। झील में ससुराल बनाने के चक्कर में ये जो ज़मीन पर ससुराल था ना तुम्हारा, वो भी बिक गया। कोई और ख्वाहिश हो तो बता दो। अब बस खुद को बेचना बाकी रह गया है, वो भी पूरी कर दूंगा। स्वाति बेटा, तुम्हें कुछ अलग करना था ना अपनी शादी में। क्या कहती थी तुम? शादी हो तो ऐसी हो कि लोग जीवन भर याद रखें। तुम्हारी शादी में जो कांड हुआ है ना बेटा, इसको ये लोग तो क्या, इनकी 7 पुश्तें भी नहीं भूलने वाली।